हाँ जी। तो मुगलों के एंड के बाद और ब्रिटिशर्स के पावरफुल होने के आसपास एक नई शक्ति जो हमारे इंडिया में उभर रही थी, हमारे भारत में उभर रही थी, वो था मराठा। तो हमने बात करी थी इससे पहली वाली क्लास में। हमने ऑलरेडी थोड़े से डिस्कस किए थे। पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सा एम्पायर, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो हमारे इंडिया में ट्रैवल किया और किस तरीके से उन्होंने अपना अस्तित्व हमारे भारत में जमाना चालू किया। पहले जो एक्सप्लोरर थे वो पुर्तगीज थे, दूसरे डच और तीसरे इंग्लिश, चौथे डेनिस और पांचवे फ्रेंच और छठे स्वीडिश। इनकी हमने डीप स्टडी करी थी। इनकी डीप स्टडी के बाद हमने पढ़ा था एंग्लो फ्रेंच वॉर, जो कि कर्नाटिक वॉर थी। इसमें हमने 3 वॉर्स के बारे में पढ़ा था: फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, सेकंड कर्नाटिक वॉर और थर्ड कर्नाटिक वॉर। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि इस कर्नाटिक वॉर के बाद जो मुगल एम्पायर थे, मुगल एम्पायर उस समय तक 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी, उसके बाद कोई भी राजा था जो वो पावरफुल नहीं था, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। तो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होते हुए और मराठा उस समय पावरफुल होते चले हुए जा रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे राइज एंड फॉल। तो इससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पिछली क्लास में जो हमने मुगल एम्पायर का जो डिक्लाइन था उसके बारे में पढ़ा था। हमने पहले राजा के बारे में पढ़ा था जो कि औरंगजेब के 3-4 बेटे थे, हमने पढ़ा था। पहला बेटे थे जिनका नाम था मुअज्जम, जिनका नाम बहादुर शाह प्रथम बना, दूसरे अकबर, तीसरे आजम और चौथा कम्बख्श। कम्बख्श की डेथ हो गई थी हैदराबाद में, जिसकी वजह से बैटल ऑफ जजाऊ, जहाँ पर जो हमारे मुअज्जम है जिनका नाम है बहादुर शाह प्रथम, जिन्होंने अपने भाई को बैटल ऑफ जजाऊ में हरा दिया था, किनको, आजम को, जिसकी वजह से वो राजा बने थे 63 ईयर की, जब वो 63 साल के थे। इनका जो एक्चुअल नाम है बहादुर शाह प्रथम, इनका एक्चुअल नाम मुअज्जम है, जिन्होंने अपने साम्राज्य को 1707 यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही उन्होंने 1712 तक शासन को संभाला था। इनका एक्चुअल नाम मुअज्जम था। हमने बात कर ली। बैटल ऑफ जजा हुआ था जो कि 1763 एडी में हुआ था। और इनके बारे में जो इनको जो स्पेशल नाम से जाना जाता है, इनको बोलते हैं साहे बेखबर। इन्होंने पैक्ट को कंडक्ट किया था अजीत सिंह, जो कि जोधपुर के राजा थे, और सिखों के 10वें गुरु जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें और लास्ट गुरु थे। हिस्टोरियन जिनका नाम है, जो कि सिडनी के थे, उनका नाम था ओवन। ओवन ये कहता है ये एक लास्ट मुगल एम्परर थे जिनके बारे में कुछ अच्छा बोला जाया जा सकता है। उसके बाद जितने भी मुगल एम्परर आए थे वो सारे के सारे बेलखने थे। जहादार शाह के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने 1 साल शासन किया था 1712 से लेकर 1713 एडी तक। ये जुल्फिकार खान, जो कि उनके साम्राज्य का पीएम था, उनकी वजह से राजा बना था। इन्होंने जजिया टैक्स को एबोलिश कर दिया था। इनके महल में एक डांसर थी जिनका नाम था लाल कुंवर, वो एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट लेने लग गई थी। इनका जो टाइटल दिया गया था, इनको लंपट मूर्ख बोला जाता था। और हिस्टोरियन जिनका नाम था काफी खान, ये कहा करता थे कि ये एक नया दौर चालू हुआ है जो कि बहुत ही फेवरेबल है सिंगर और डांसर्स के लिए। ये अपनी बुक काफी खान अपनी बुक में लिखते हैं जिनका नाम है मुंतकफ उल लुआब। फिर हमने पढ़ा था फर्रुख सियार के बारे में। फर्रुख सियार बहुत ही ज़्यादा मतलब बेवकूफ़ राजाओं में से एक हैं, जो कि 1713 से लेकर 1719 तक इन्होंने अपने साम्राज्य को संभाला था। ये राजा बने थे सैयद ब्रदर्स की हेल्प में। सैयद ब्रदर्स 2 भाई थे, जिनका नाम था अब्दुल खान, जो कि उनके साम्राज्य के पीएम मतलब वजीर हुआ करते थे, और हुसैन अली खान, जो कि डिफेंस मिनिस्टर रहा करते थे। इन्होंने पैक्ट था साइन किया हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ और मराठास के साथ। इन्होंने जो सिख के बहुत बड़े लीडर थे जिनका नाम था बंदा बहादुर, इनका पुराना नाम लक्ष्मण सिंह था, उन लोगों को ब्रूटली मारा था, और उनके 3 साल के बच्चों को भी, 3 साल के जो बच्चे थे जिनका नाम था अजय सिंह, उन्होंने उनको बहुत बुरी तरीके से मारा था और उनकी इंटेस्टाइन उनके मुंह में डाल दी थी। हमें ये कहा जाता है कि इनको जो टाइटल दिया जाता है उनको बोला जाता है हिडियस कोवर्ड, मतलब घृणित कायर। फर्रुख सियार उस समय का है जब ब्रिटिशर्स के लिए भी मैग्ना कार्टा रहा करता था, और मराठा को भी फर्रुख सियार के ही समय पे ही पावरफुल बना दिया गया था। ब्रिटिशर्स की इन्होंने फर्रुख सियार ही थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ काफ़ी सारी संधियों में साइन करवाया था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स पावरफुल होते चले गए थे। फिर उसके बाद जो अगले राजा थे जिनका नाम था रफीद उल दर्रा, जो कि 1719 एडी में बने थे, वो ये भी सैयद ब्रदर्स की हेल्प से बने थे, लेकिन इनको टीबी हो गई थी जिसकी वजह से इनका डेथ हो गया था।
रफीदुल दर्रा, उनके बाद उनके भाई को राजा बनाया गया जिनका नाम था रफी उद्दौला, जो कि 1719 एडी में बनाया गया। ये भी 6 महीने तक राजा बने रहे, जिसकी वजह से उनके पेचिस की वजह से इनकी डेथ हो गई। फिर मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि 1719 से लेकर 1748 एडी में बनाया गया, जो कि सैयद ब्रदर की हेल्प से बनाया गया। सैयद ब्रदर अब किंग मेकर कहलाए जाने लगे थे, लेकिन सैयद ब्रदर को अब मरवा दिया गया तुर्रानी नोबल्स की वजह से। फिर हम बात करेंगे बैटल ऑफ करनाल हुआ था। बैटल ऑफ करनाल जो कि हरियाणा में होता है, 1739 एडी में हुआ था। नादिर शाह जो ईरान था वो मुगल आर्मीज को डिफीट कर लेता है, और जो नादिर शाह था उन्होंने क्या कोहिनूर डायमंड और पीकॉक का जो थ्रोन था मुगल एम्पायर्स का, उन्हें कैप्चर करके ईरान लेकर चला गया था। फिर उसके बाद जो दूसरे इन्वेडर है जिनका नाम था अहमद शाह अब्दाली, जो कि 1748 एडी में इंडिया में अटैक करते हैं और इंडिया से बहुत सारा अमाउंट को इकट्ठा करके लेकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इस पीरियड में जो मुगल एम्पायर है वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने लग गए थे। मुगल एम्पायर बहुत सारी एरियाज में बंटने लग गया था, जैसे हैदराबाद के फाउंडर थे चिंकलिस खान, जिनको उपाधि दी गई थी निजाम उल मुल्क। अवध स्टार्ट हो गया था, अवध के फाउंडर थे शहादत खान, जो कि बुरहा उल मुल्क, और कर्नाटक शहादत उल खान, बंगाल के मुर्शिद कुली खान, रुहेलखंड के वीर दौल और भरतपुर के बदन सिंह। फिर उसके बाद जो दूसरे राजा बने गए थे जिनका नाम था अहमद शाह, जो कि 1748 एडी से लेकर 1754 एडी में बनाए गए थे। और ये उस समय का था कि इनके जो महल में एक डांसर थी जिनका नाम था उदम बाई, वो यहाँ पर इनके इंटरनल मामलों में इंटरफेयर करने लगी थी। एक हिजड़ा था जिसका नाम था जावेद खान, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करने लगा था। फिर इमादुल मुल्क जो थे उन्होंने अहमद शाह को ब्लाइंड कर दिया गया और आलमगीर सेकंड को नया एम्पायर बनाया। आलमगीर सेकंड 1754 से लेकर 1759 एडी तक राजा बने रहे, लेकिन इमादुल उल्क जो थे उन्होंने दोबारा से इनको मरवा दिया गया था। और फिर इनके ग्रैंडसन जहांदार शाह के जो ग्रैंडसन थे 1757 एडी में अहमद शाह अब्दाली इन्वेड किया था इंडिया में, और बैटल ऑफ प्लासी इस समय हुई थी। फिर हम पढ़ते हैं कि जो शाह आलम सेकंड है, जो 1759 एडी से लेकर 1806 एडी तक इन्होंने अपने साम्राज्य को संभाला था। फिर हम पढ़ते हैं ये 1764 एडी में बैटल ऑफ बुक्सार में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद ये इलाहाबाद में स्टेबल रहे थे। 1765 से लेकर 1772 एडी में ये अंग्रेजों की पेंशन पे इलाहाबाद में स्टे कर रहे थे। लेकिन महादजी सिंधिया इन्हें दिल्ली लेकर आते हैं और कहते हैं कि अब हम तुम्हारा हक दिलवाएंगे। लेकिन 1803 एडी में जो ब्रिटिशर्स थे वो दोबारा से दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। फिर अकबर सेकंड जो 1806 से लेकर 1837 एडी में राजा बनाए जाते हैं। इन्होंने जो मुगल कोइंस का जो सर्कुलेशन था वो इंडिया में स्टॉप कर दिया गया था, और इन्होंने टाइटल दिया था राजा को राजा राम मोहन रॉय, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ने इनकी पेंशन को स्टार्ट करवाया था। जो शाह आलम द्वितीय के समय अंग्रेजों ने इनकी पेंशन को बंद कर दिया था। फिर बहादुर शाह द्वितीय जो कि 1837 एडी से लेकर 1857 एडी तक इन्होंने अपने साम्राज्य को संभाला। इनको पोइट भी बोला जाता है, और ये इनके पोइट का जो नाम था जाफर नाम से ही जाने जाते हैं। इन्होंने 1857 एडी में रिवोल्ट को क्या बोलते थे, जो रिवोल्ट था उसमें अपने रिवोल्ट को पार्टिसिपेट लिया था। बेगम जो थी इनकी जन्नत महल, वो इनको इनकरेज करती थी कि बैटल और रिवोल्ट में पार्टिसिपेट ले 1857 वाले रिवोल्ट में। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे इनको हुमायूं टॉम में अरेस्ट कर लेते हैं और इनके बेटे को वहां पर मरवा देते हैं, और इन्हें रंगून डिपार्चर कर देते हैं, जहां पर उनकी मृत्यु 1862 एडी में हो जाती है। और ये हमारे मुगल एम्पायर के सबसे आखिरी एम्पायर हैं। हालांकि 10 मिनट तो रिवीजन करने में हो गया। अब हम मराठा एम्पायर्स के बारे में पढ़ते हैं। मराठा एम्पायर हम आज स्टार्ट करते हैं। मराठा कब से पावर में आना चालू हुए और कब से पावर में आना चालू नहीं हुए। देखो 9 मिनट का ये डिस्कशन था। जिस डिस्कशन में हमने पीछे जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है हमने उसको रिवाइज कर लिया। अब हम मराठा एम्पायर के बारे में स्टडी करते हैं। छत्रपति शिवाजी की डेथ की वजह से 1680 एडी में छत्रपति शिवाजी जिनकी डेथ हो गई थी, और फिर उनके बेटे जिनका नाम था संभाजी, जो कि 1680 से लेकर 1689 एडी तक राजा बने रहे।
फिर हम बात करते हैं जो संभाजी के जो भाई थे जिनका नाम था राजा राम, जो कि 1689 ईडी से लेकर 1700 ईडी तक राजा बने थे। लेकिन जो राजा राम के भाई थे, उन भाई की जो वाइफ थी जिनका नाम था ताराबाई, ताराबाई अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी। और ताराबाई ने इस समय राज किया था क्योंकि 1700 ईडी से लेकर 1707 ईडी तक। फिर हम ये बात देखते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जो कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी। 1707 में औरंगजेब की डेथ होने के कारण जो मुगल के जो प्रिंस है जिनका नाम है आजम, और जो कि लिबरेट करते हैं संभाजी को, जो संभाजी जो है, जो कि जो संभाजी के जो बेटे हैं जिनका नाम है साहू, जिनको मुगल एम्पायर ने क्या कर रखा था, अपने कैद में रखा हुआ था। तो जो मुगल एम्पायर होते हैं वो इनको फ्री कर देते हैं, जिसकी वजह से बैटल ऑफ खेड़ा होती है। बैटल ऑफ खेड़ा किन की वजह से होती है? जो संभाजी के जो बेटे हैं जिनका नाम है साहू, उनके बाद जो साम्राज्य था वो राजा राम को नहीं मिलना चाहिए था, वो साहू को मिलना चाहिए था, क्योंकि राजा के बेटे को साम्राज्य का अधिकार होता है, जिसकी वजह से जो साहू और ताराबाई के बीच में फाइट होती है। अब ताराबाई कौन है? ताराबाई जो उस समय के राजा थे जिनका नाम था राजा राम, उनके भाई की जो पत्नी थी जिनका नाम था ताराबाई। अब ताराबाई अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी। ताराबाई का जो बेटा था उनका नाम था सांबूजी, और जो सांबाजी जो थे उनके बेटे का नाम था साहू। तो साहू और ताराबाई के बीच में बैटल ऑफ खेड़ा होती है। कि कब होती है बैटल ऑफ खेड़ा? 1707 में बैटल ऑफ खेड़ा होती है। यहाँ पर मेंशन किया होगा बैटल ऑफ खेड़ा के बारे में, मैं हाईलाइट करता हूँ। ये रहा साहू को 1707 में रिलीज कर दिया जाता है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा, है ना। औरंगजेब जो थे, औरंगजेब हैज ट्रीट साहू एंड हिज मदर विद द ग्रेट डिग्निटी, ऑनर, कंसिडरेशन, पेइंग द फुल अटेंशन टू द रिलीजियस, कास्ट एंड अदर नीडेड। परहैप्स देयर अराइव्ड द पॉलिटिकल एग्रीमेंट विद द साहू। तो ये बात हमें समझ में आती है। साहू जो है, उनके जो ग्रैंड सन है जिनका नाम है शिवाजी, शिवाजी के पोते हैं साहू, ठीक है ना। लेकिन साहू इस समय राजा नहीं है, क्योंकि साहू को औरंगजेब ने क्या कर रखा है? प्रिजनर बना रखा है ना। तो जिसकी वजह से जो राजा बनाया गया वो राजा राम को बना दिया गया। जब राजा राम को यहाँ पर राजा बना दिया गया, यहाँ पर लिखा हुआ ना राजा राम को राजा बना दिया गया, तो राजा राम के भाई की जो पत्नी है जिनका नाम है ताराबाई, देखो ये रहा ना, ए सिविल वॉर ब्रोक आउट बिटवीन साहू एंड सतारा and his aunt whose name is Tarabai at Kolhapur, who is carried out anti Mughal। ये रहा ना, इसको एक बार साफ करते हैं। देखो इस वाले पोर्शन को पढ़ो आप। ये रहा, एक जो सिविल वॉर होती है किनके बीच में? साहू एट सतारा और उनकी जो आंटी है जिनका नाम है ताराबाई, जो कि कोल्हापुर में रह रही थी उस समय। हु हैड कैरिड आउट एंटी मुगल स्ट्रगल, जो कि 1700 एडी में चल रहा था, एंड इन द नेम ऑफ हिज सन हुज नेम इज शिवाजी द्वितीय, एंड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज हस्बैंड हुज नेम इज राजा राम। तो एक मिनट, जो राजा राम जो राजा थे उनके बेटे को साम्राज्य मिलना चाहिए था। तो राजा राम की जो वाइफ है, यानी कि साहू की जो आंटी है, वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी जिनका नाम था सांबूजी। ओके, और ये सांबूजी का दूसरा नाम इन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, शिवाजी द्वितीय, है ना। अपने बेटे को ये दूसरा नाम देती है शिवाजी द्वितीय। ये अपने बेटे को दूसरा नाम देती है सन शिवाजी द्वितीय। तो फिर इन दोनों के बीच में फाइट होती है। लेकिन ताराबाई जो है, देखो इसमें मेंशन किया हुआ है, ताराबाई अलोंग विद हिज सन सांबाजी मूव एट कोल्हापुर। क्यों? क्योंकि जो साहू है वो इस बैटल में जीत जाता है और वो छत्रपति बन जाता है सतारा का। साहू जो है वो एक अनडिजर्विंग छत्रपति था, तो इस रीजन की वजह से वहां पर पेशवा की जो पावर थी वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती हुई चली गई, है ना। तो ये वाली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमने ऑल ओवर क्या बात करी? इसमें हमने बोला कि अब तक किस तरीके से राजा बने। पहले छत्रपति शिवाजी, जिनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे संभाजी को राजा बनाया गया, है ना। किसको राजा बनाया गया? संभाजी को। लेकिन संभाजी की मृत्यु के बाद हमने नोटिस किया
कि जो अगले जो मराठा एम्परर को संभालने के लिए उनको रखा गया था, जिनका नाम था राजा राम। लेकिन किसी कारण की वजह से जो राजा राम थे उनकी मृत्यु हो जाती है, और राजा राम की जो वाइफ है जिनका नाम है ताराबाई, ताराबाई अपने बेटे को राजा बनाना चाहती है। उनके बेटे का जो नाम था वो था सांबूजी। और लेकिन इसी सेम समय पे जो मुगल एम्परर थे उन्होंने साहू को कैप्चर किया हुआ था, मतलब अरेस्ट किया हुआ था। तो इसी सेम समय पे वो मौके का फायदा उठा के साहू को फ्री कर देते हैं। साहू को फ्री करने के बाद जो साहू होता है वो अपने साम्राज्य की डिमांड करता है, लेकिन जो उनकी आंट है वो साम्राज्य देने से मना कर देती है। तो जिसकी वजह से इनके बीच में फाइट होती है, और ये जो फाइट होती है इस फाइट को हम बोलते हैं बैटल ऑफ खेड़ा। ओके, तो इस बैटल ऑफ खेड़ा में हमारे जो साहू और ताराबाई के बीच में फाइट होती है, लेकिन साहू इस फाइट में जीत जाते हैं और उन्हें छत्रपति बना दिया जाता है सतारा का। तो जो हारने के बाद अब तारा जी जो हैं वो अपने बेटे को लेकर कोल्हापुर चली जाती है, और ये बताया जाता है कि साहू जो था वो एक अनडिजर्विंग राजा था, अनडिजर्विंग छत्रपति था, जिसकी वजह से जो पावर है वो पेशवा के हाथों में बढ़ती चली गई। जब जब राजा पावरफुल नहीं होता या राजा अनडिजर्विंग होता है, तो उनके जो महल के जो नोबल्स हैं वो पावरफुल होने लग जाते हैं ना। यही चीज हमने नोटिस किया था, जो ब्रिटिशर्स थे, है ना, ब्रिटिशर्स ने पावर मुगल एम्परर से कैसे छीनना चालू करी, क्योंकि 1707 में जब मुगल एम्परर हमारे औरंगजेब की डेथ हुई, जिसकी वजह से कोई भी जो भी मुगल एम्परर था वो इतना डिजर्विंग नहीं था कि वो साम्राज्य को संभाल सके, जिसकी वजह से जो मुगल एम्पायर है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होता हुआ चला गया। ये बात हमने ऑलरेडी 10 मिनट पहले या 9 मिनट पहले हमने बात करी थी। तो अब हम बात करते हैं बालाजी विश्वनाथ। ये हमारे सबसे पहले पेशवा हैं और ये हमारे बाजीराव के पिताजी हैं। तो इसके बारे में पता करते हैं कि ये जब बने थे हमारे छत्रपति, तो इनके बारे में बताया जाता है कि ये 1713 से लेकर 1720 एडी तक इन्होंने पेशवा का पद को संभाला था। और ये बिलोंग करते थे चित्पावन ब्राह्मण, जो कि कोल्हन रीजन के बिलोंग करते थे। चित्पावन ब्राह्मण जो कि कोल्हन रीजन के थे, और इन्होंने बैटल ऑफ खेड़ा में साहू को सपोर्ट किया था। इसलिए साहू इनसे खुश होकर इनको सेना कार्ते की पोस्ट दे देता है। सेना कार्ते का मतलब होता है जो आर्मी को यूनाइट करता है। 1713 एडी में इन्हें पेशवा की पोस्ट के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है, और 1719 एडी के एग्रीमेंट के थ्रू जो एग्रीमेंट होता है फर्रुख सियार और छत्रपति साहू, जो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, वो एग्रीमेंट हमारे बालाजी विश्वनाथ पेशवा ही करते हैं। और हुसैन अली खान जो कि सैयद ब्रदर्स थे, जो उस समय किंग मेकर रहा करते थे, उनके बीच में भी इन्होंने कई सारी कंडीशंस में साइन किए थे। जैसे इन्होंने साइन करवाया था ऑल द स्वराज ऑफ शिवाजी वुड गिवन टू द मराठास। शिवाजी के जितने भी स्वराज है वो सब कुछ मराठास को दिए जाएंगे, और जितनी भी न्यू टेरिटरी जिनको कैप्चर किया हुआ है मराठा ने, वो मराठास को दोबारा दे दी जाएंगी। और मराठा जो है इनसे कलेक्ट करेंगे आज से चौथ मतलब 1/4 हिस्सा आपकी उस एरिया के रेवेन्यू का, और सरदेशमुखी साउथ एशिया से उन्होंने लेना चालू कर दिया था। तो इस बात का सबूत है कि बहुत तगड़े लेवल के बानिया आदमी थे, है ना। देखो यहाँ पर इन्होंने बोला कि 1713 एडी में 1713 एडी में इन्होंने जो पेशवा की जो पोस्ट है वो स्टार्ट कर दी थी बालाजी विश्वनाथ के लिए, है ना। ये बहुत बड़े राजा बन चुके थे उस समय, और ये बालाजी पेशवा है। हम इसके बाद आगे और पढ़ते हैं कि उन्होंने एक कंडीशन और रखी थी मुगल एम्परर्स के साथ, जितने भी रिलेटिव जो कि साहू के हैं और वो मुगल एम्परर में आप लोगों ने उन्हें जो बंदी बना रखा, उन लोगों को प्रिजनर से आप रिहा करोगे। उसके बाद हमने कितनी 3 और ये इसको मिला के चौथी 5वीं इन्होंने बोला कि मराठा विल गिव 10 लाख रुपीज पर मंथ पर एनम एंड द गिव असिस्टेंट टू द 15,000 कैवलरी सोल्जर टू द मुगल्स। इन्होंने बोला कि हम तुम्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, उसके लिए आप हमें 10 लाख रुपए पर एनम दोगे। मराठा जो थे विल नॉट बोदर शंभू जी। हाँ, एक और इन्होंने
एक शर्त रखी, मुगल एम्परर ने इन्हें बोला कि तुम लोग सारी बात मान रहे हो तो एक बात आप हम भी मांगो, हमारी भी मानो, कि जो आपका जो भाई है, मतलब साहू का जो भाई है, जो है ना, उसको आप कभी कोल्हापुर जाके उसे तंग नहीं करोगे। तो अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन रिचर्ड टेम्पल, दिस एग्रीमेंट इज द मैग्ना कार्टा ऑफ द मराठा। ये जो एग्रीमेंट हुआ था मराठास और फर्रुख सियार के साथ, ये एक मैग्ना कार्टा था। सैयद ब्रदर्स जो थे वो फर्रुख सियार को इसी कारण से मार देते थे। किसकी मार दिया था? जिन्होंने मराठा सोल्जर की मदद से उन्होंने फर्रुख सियार को मार दिया था। फिर हम बात करते हैं दूसरे जो किंग बने थे, जिनका नाम था बाजीराव। बाजीराव बहुत पावरफुल पेशवाओं में से एक थे, इनको वॉरियर पेशवा भी बोला जाता है। तो बाजीराव के बारे में बोला जाता है कि ये 1720 से लेकर 1740 तक पेशवा बने रहे थे। तो इसके बारे में अभी हम इतना पढ़ते हैं। 20 मिनट हो चुका है, तो कल हम बाजीराव के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।